कर लोगे। तो आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी से आकाश का किस रंग का दिखेगा। अगर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, मान लो पृथ्वी में वायुमंडल नहीं है तो आप आकाश को देखोगे तो कैसा दिखेगा, वो काला दिखता है। ठीक है, वह क्यों दिखता है ऐसा, वायुमंडल कारण होता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने जनरल साइंस की जब सीरीज चालू करी तो उसमें बताया था सारा कि ऐसा कब क्यों ऐसा होता है कि आपको काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह काम करता है। तो कैमरे का शटर डायग्राफ फिल्म, तो जो कैमरे का फिल्म का भाग होता है, फिल्म भाग, फिल्म पार्ट होता है, ये आपका आंख की रेटिना की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक एग्जाम में पूछा जाता है। तो ल्यूमेन आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, जिसे इंग्लिश में ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स या ज्योति फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो जो आपका एक माइक्रोन होता है वो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। कैसे होता है मैं आपको निकाल के बता सकता हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट इसको याद रखो क्योंकि इसकी डायरेक्ट वैल्यू कभी कभी पूछ ली जाती है, एक माइक्रोन बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसका सही जवाब है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -40 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। काफ़ी लोगों ने जब भी मैं ये क्वेश्चन आया वो पूछते रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको पता होगा सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट पे एक ये फार्मूला संबंध होता है, ये रिलेशन। अगर मान लो कोई भी ताप है, मान लो n मान लेते हैं, ठीक है, तो n रख देते हैं यहाँ पे, n कोई भी वैल्यू मान लिए, n मान लिए, आप कुछ भी रख सकते हो। तो n-32 रख ली यहाँ पे। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो जो n की वैल्यू आएगी वो आपकी -40 आएगी। सॉल्व कर लो, ये 9 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9n हो जाएगा। ठीक है, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 5n हो जाएगा, और उसको इस साइड ले आओ तो कितना हो जाएगा, -5n। ठीक है, अब उस साइड क्या बचेगा, उस साइड बचेगा 5 के इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 160 बचेगा। ठीक है, अब 9n में 5n कम करोगे 4n बचेगा। सारा क्लियर कर देता हूँ, याद रखना, 4n बराबर -160 बचेगा। तो 4n बराबर माइनस का 160, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी माइनस का 40 डिग्री आएगा केवल। ठीक है, तो माइनस का 40 डिग्री पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। ठीक है, तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया तो आज क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 है, मछुआरों को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, 3-4 ऑप्शन है यहाँ पे देखो, मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, सिर्फ मछली पर ध्यान लगाना चाहिए, या फिर मछली के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सोच रहे हो ये कैसा क्वेश्चन है गाइज, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, मछुआरों को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें करना चाहिए मछली के नीचे ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, और ये होता है आपका अपवर्तन के कारण। अपवर्तन जानते हैं ना, रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन जानते होंगे, अपवर्तन के कारण क्या होता है कि अपवर्तन के कारण, जैसे ये तालाब है, यहाँ पे मछली है, तो जहाँ पे वो मछली होती है एग्जैक्ट उसके नीचे होती है, ये आपका अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, दिखाई देता है ऊपर लेकिन वो जस्ट नीचे होती है, लेकिन अपवर्तन के कारण थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है। तो इसीलिए मछुआरों को या फिर आपको भी अगर मछली मारनी है तो जहाँ पे मछली उसके जस्ट नीचे आपको ध्यान लगाना है। ठीक है, तो ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं। तो देखो, स्प्रिंग है, इसको अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को बोलते हैं, 4 ऑप्शन है, और इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक है, प्रत्यानयन बल को इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम ही देखो, रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए कौन सा बल लगने वाले बल को क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 28, टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो गाइज, टेकोमीटर से क्या मापा जाता है, काफ़ी बार ये मैंने आपको बताया, सारे मीटर से रिलेटेड हर एक उस जनरल साइंस के स्टेज में मैंने आपको बताया था। तो टेकोमीटर से मापा जाता है, आपका टेकोमीटर से चाल मापी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और जैसे आपका
आपका वायुयान हो गया, एरोप्लेन वगैरह हो गया, इनकी जो चाल होती है वो आपकी टेकोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है। ठीक है, कोई भी रॉकेट है उसको पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी दूरी दी जाती है, कितनी गति दी जाती है, सॉरी, तो गति जो होती है वो आपकी दी जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग को इंग्लिश में बोलते हैं स्केप ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, पृथ्वी से किसी भी चीज़ को अगर आप बाहर फेंकना चाहते हो, ठीक है, तो जिस उसके लिए जो गति चाहिए उसको पलायन वेग कहते हैं, और वो चाहिए 11.2। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड से आप कुछ भी फेंकते हो तो वो पृथ्वी से बाहर चला जाएगा, लेकिन अगर इससे थोड़ा सा भी कम हुआ, मान लो 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप फेंक रहे हो, तो पृथ्वी से बाहर नहीं जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, आपके सिलेबस पे टॉपिक, आपके सिलेबस में एक टॉपिक भी है इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, जो कि आपका जीके में है, तो हो सकता है जीके में क्वेश्चन आ जाए, तो याद रखना। सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है वो किसने किया था, वो किया था आपका जेड जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 31 है गाइज, धूप में उपयोग होने वाले छाते का रंग होना चाहिए। तो जो आपका धूप में, ठीक है, देखो धूप के लिए छाते की बात हो रही है, ठीक है, अब ये मत सोचना कि आपके वर्षा के लिए हो रहा है। तो धूप में उपयोग होने वाले छाते का रंग कैसा होना चाहिए, काला, इंद्रधनुष के 7 रंग, ऊपर सफ़ेद तथा भीतर की ओर काला, या फिर ऊपर काला या फिर भीतर की ओर सफ़ेद। तो इसका जो सही जवाब है गाइज वो है ऊपर सफ़ेद और भीतर की ओर काला होना चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो आपका सफ़ेद रंग होता है वो आपका जो ऊष्मा होती है उसका अवशोषण बहुत कम करता है। ठीक है, काले के अपेक्षा जो आपका काला रंग होता है वो ऊष्मा का अवशोषण बहुत करता है। जैसे आपको गर्मियों में बोला जाता है कि सफ़ेद शर्ट पहनो, है ना, सूती सफ़ेद शर्ट पहनो, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका सफ़ेद रंग होता है वो जो आपका हीट होता है और उसको कम एब्जॉर्व करता है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी इंग्लिश बोल सकूँ, तो हीट को कम एब्जॉर्व करता है, जबकि आपका काला जो रंग होता है, जो आपका ब्लैक कलर होता है, वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्व करता है। तो धूप में उपयोग होने वाले छाते का रंग कैसा होना चाहिए, ऊपर सफ़ेद लेकिन नीचे काला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब आपका बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे एल्टीमीटर्स क्या मापते हैं, हाइड्रोमीटर्स क्या मापते हैं, और हाइग्रोमीटर्स क्या मापते हैं, ये सारे मैंने आपको जनरल साइंस के सीरीज में रटाए थे, तो आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। तो जो आपकी द्रव्यमान है वो आपकी एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सदिश राशि क्या होती है, जिनमें दिशा व परिमाण दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो द्रव्यमान में दिशा व परिमाण दोनों नहीं होते, तो ये आपकी सदिश राशि नहीं है। बाकी वेग, संवेग, कोणीय वेग, इनमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34 है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। तो गति के नियमों का प्रतिपादन सभी को पता होगा, न्यूटन ने किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, डायनमो क्या करता है, डायनमो परिवर्तित करता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। देखो आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि डायनमो आपका जो काम करता है वो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 36 है, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का प्रयोग होता है। जो आपकी स्टोरेज बैटरी होती है इसमें किस तत्व का उपयोग होता है। तो इसमें आपका जो यूज़ होता है वो आपका सीसा होता है। ठीक है, सीसा, ऑप्शन नंबर ए, जिसे लेड बोलते हैं। ठीक है, लेड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। तो नाभिकीय क्रियाओं में जिसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो वो है आपका यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 38 है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है। तो रेडियोधर्मिता की खोज आप में से लगभग सभी को पता होगा। रेडियोधर्मिता को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, और इसकी खोज करी है हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 39 है, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर क्या है। ठीक है, मान लो आंधी आने वाली है, ठीक है, और तो उससे पहले बैरोमीटर में जो पारा होता है, ठीक है, उसका स्तर क्या होगा। समान स्तर से नीचे जाएगा, समान स्तर से ऊपर जाएगा, समान स्तर से ऊपर नीचे बदलता रहेगा, या फिर परिवर्तित नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है समान स्तर से नीचे जाएगा। ठीक है, समान स्तर से नीचे जाएगा, तो आप ये समझ जाओगे कि आंधी आने वाली है। ठीक है, मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ बैरोमीटर के बारे में। मान लो ये बैरोमीटर है, इसमें क्या भरा है,
इसमें पारा भरा हुआ है, ठीक है, इसमें पारा भरा हुआ है। अब अगर ये एकदम, ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये एकदम नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है, तो ये आप समझ लेना आंधी तूफान आने वाला है, ठीक है। अगर ये धीरे धीरे नीचे की ओर आता है, समझ रहे हो, धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है तो समझ लेना कि वर्षा होने वाला है। लेकिन अगर ये धीरे धीरे, ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है पारा, तो समझ लेना आज दिन साफ रहने वाला है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है बैरोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन है, रोमर थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41, लाल और पिकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा? तो इसका सही जवाब है वो है आपका लाल और पिकॉक ब्लू को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो इसका सही जवाब है सफ़ेद, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। और गाइज मैंने आपको कलर से रिलेटेड बताया था कि प्राथमिक कलर होते हैं आपके, सेकेंडरी कलर होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। तो इसके बारे में आपको पूरा बताया था किस तरीके से क्या होता है जनरल साइंस की वीडियो में, है ना, तो फिर से हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 42 है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई पड़ता है जबकि गीला बालू नहीं? ये भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो इसका ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो देखो जो आपका सूखा बालू होता है उसमें चमकीला दिखाई देता है, ठीक है, और जो गीला होता है वो, जो गीली बालू होती है वो नहीं। ऐसा क्यों? देखो अपवर्तन के कारण, एक प्रकाशीय भ्रम है, या फिर परावर्तन के कारण, या फिर परेषण के कारण। तो इसका जो सही जवाब है गाइज वो है आपका परावर्तन के कारण, ठीक है, परावर्तन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। जो आपकी बालू सूखी होती है तो उसमें जब लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करती है, तो इसी के कारण आपका चमकीला दिखाई पड़ता है, रिफ्लेक्शन के कारण, परावर्तन के कारण। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, मैनोमीटर से निम्नलिखित तथ्य का मापन किया जाता है। तो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है गाइज? तो मैनोमीटर से मापा जाता है गैस का दाब, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगर बात करें द्रव का घनत्व किससे मापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से, ठीक है, HYDRO, हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापते हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर कहीं भी, ठीक है, कहीं भी ये लिख के आता हाइड्रो, अगर हाइड्रो से रिलेटेड कुछ है तो ये समझ लेना कि वो जल से रिलेटेड कुछ है। अगर ऑप्शन में कुछ भी ऐसे ऑप्शन दिए जिसमें एक ही ऑप्शन है जो जल से रिलेटेड है तो आप आंख मीच के सही कर देंगे, ठीक है, हाइड्रो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कि ध्वनि का वेग किससे मापते हैं? तो ध्वनि का वेग जो है वो मापा जाता है आपका ऑडियोमीटर से। इसके बाद लास्ट है ये वायुमंडल की आर्द्रता, तो ये मापा जाता है आपका हाइग्रोमीटर से, HYGRO, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो आपकी बिग बैंग थ्योरी है ये आपकी किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आपकी है डॉपलर प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वो कौन सा है? तो भारत में जिसका विशाल भंडार पाया जाता है वो तत्व है आपका, वो रेडियोधर्मी तत्व है आपका थोरियम। अगर थोरियम के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है जिसे सिंबल बोलते हैं वो होता है आपका TH, और एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो होता है आपका 90, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको थोरियम से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो सोलर सिस्टम को जिसने खोजा था उनका नाम है कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47 है, हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी जो है वो आपकी स्वप्रेरकत्व, ऑप्शन नंबर सी स्वप्रेरकत्व, जिसे इंग्लिश में सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, तो हेनरी इसकी इकाई है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48 है, फ्यूज का तार बना होता है, तो चलो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दो कि सीसा और टिन का, तांबा और सीसा, तांबा और लोहा, या फिर सीसा का, किसका बना होता है? 48 का ABC। तो इसका सही जवाब है जो आपका फ्यूज का तार होता है वो आपका सीसा और टिन का बना होता है, जिसका जो गलनांक पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे ही आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है हाई होती है तो वो गल जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है ना, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर और हाइड्रोफोन। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया ऊपर हाइड्रोमीटर के बारे में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्वनि सुनने की बात हो रही है तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रोफोन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50 है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब मैं भूल गया,
एक्टियोमीटर बोलते हैं, ठीक है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए जो उपकरण यूज़ किया जाता है उसको एक्टियोमीटर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर अब हम बात करें और जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं केस्कोग्राफ की, तो केस्कोग्राफ से क्या मापते हैं, तो केस्कोग्राफ से मापते हैं पौधों में वृद्धि, ठीक है। जो भी पौधों में वृद्धि होती है वो केस्कोग्राफ से मापा जाता है। अगर बात करें यहाँ पे एक और है एस्ट्रोमीटर की बात करें तो इससे मापा जाता है तारे की, जो आपके तारे होते हैं, सितारे होते हैं ना, स्टार्स, इनकी ब्राइटनेस को मापा जाता है आपका बैरोमीटर से, ठीक है। अब सॉरी, एस्ट्रोमीटर से मापा जाता है, और क्रेस्कोग्राफ से मैंने आपको बता दिया, एक्टोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता इंटेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं मापा जाता है, और बैरोमीटर के बारे में आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51 है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर को क्या कहते हैं, तो कणों के द्वारा जो हीट ट्रांसफर की जाती होती है तो उसको कंडक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52 है, किस तापमान पर जल का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, सभी को पता होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, समुद्री पानी में जहाज नदी की जल की अपेक्षा आसानी से तैरता है, ऐसा क्यों। कह रहा है कि जहाज जो होता है वो समुद्री पानी की अपेक्षा जो नदी का जल होता है उसमें आसानी से तैरता है, तो ये आपका समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, इसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 54 है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है, तो जो आपका लेंज का नियम है किसके संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण के नियम का नतीजा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55 है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर काम करती है या फिर आधारित है, तो जो वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली है वो आपकी अपकेंद्र पर काम करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, चलती गाड़ी में बैठे आदमी को ऊर्जा होगी, तो गाड़ी चल रही है, उसमें कोई भी इंसान बैठा, आप भी बैठे हो, गाड़ी चल रही है, तो उसमें कौन कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज, स्थितिज या फिर दोनों होती हैं, तो इसका सही जवाब है दोनों होती है, ठीक है। अब कोई भी आदमी चलती गाड़ी में बैठा है तो उसका जो शरीर का जो भी भाग स्पर्श हो रहा है सीट वगैरह से, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, लेकिन जो हवा में है वो उसमें आपकी गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है। और गतिज ऊर्जा को बात करें इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक, और स्थितिज को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 57 है, कैपिटल जी की इकाई पूछी गई है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब ये ऐसा इसलिए पूछ लिया जाता है क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा कैपिटल जी का मतलब क्या होता है। तो कैपिटल जी का मतलब होता है गाइड गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, यूनिट होती है, वो होती है आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपको दिख गया होगा सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58 है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ठीक है। यह किस नियम के कारण होता है, ये भी आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, और न्यूटन के प्रथम नियम के कारण होता है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ठीक है, पता होगा आप सभी को, दूरी का मात्रक है आपका प्रकाश वर्ष। एक क्वेश्चन याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये होता है आपका एक प्रकाश वर्ष, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट और आज की इस वीडियो का तो फिलहाल लास्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का उपयोग किया जाता है, तो डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। एक्चुअली इसका जो एक्चुअल नाम होता है वो नाइट्रोग्लिसरीन नहीं होता, वो होता है आपका ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज की इस वीडियो के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी और भी इसी तरीके के क्वेश्चन हैं जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। 40 और है तो 40 अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप इस वीडियो के अपलोडिंग टाइम के 5-6 घंटे बाद भी देख रहे हो तो ऊपर आई बटन पे चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी टॉप 40 क्वेश्चंस की वीडियो कोई, या फिर डिस्क्रिप्शन पे चेक करना, साइंस की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एक जनरल साइंस की मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 प्लस क्वेश्चन कराए थे, तो वो अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देख लेना, आपको वीडियो चैनल पर ऊपर आई बटन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगी। परीक्षा ऐप पर आपके लिए बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, हर एक वीडियो